आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, ब्रिक्स में भारत अलग थलग पड़ चुका है। जब इजराइल और फलस्तीन की जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था इजराइल के लिए, उसके बाद जो चीजें हुई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया और फलस्तीन के समर्थन में आए। भारत सरकार का स्टैंड हमेशा फलस्तीन के साथ में रहा था, लेकिन जो चीजें हुई उसको लेकर हमने लगातार कई सारे लाइव किए, कई बात हमने बताई कि भारत को इससे खतरा पैदा होगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर। और आखिरकार वही हुआ कि ब्रिक्स, वैसे तो 11 देशों का एक ये बना हुआ संगठन है ब्रिक्स, अब उसके अंदर कुछ और देशों को शामिल किया गया है। इस ब्रिक्स की आज मीटिंग हुई थी और इस ब्रिक्स की इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। उनकी जगह पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। जबकि इसमें जिन देशों को शामिल किया गया था उसमें सऊदी अरब का नाम भी शामिल है। सऊदी अरब के जो हैं बादशाह किंग सलमान, वो भी वहां पर पहुंचे थे, मोहम्मद बिन सलमान। और वहां पर पूरे तरीके से भारत अलग थलग पड़ गया। ब्रिक्स में जो है वो अगस्त में, इसमें ब्रिक्स की जो देश है ब्रिक्स के अंदर, उसका विस्तार किया गया था। 11 देश थे, वैसे कुछ और देशों को इसमें शामिल किया गया था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, ये वो देश हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया ब्रिक्स में। अब आज ब्रिक्स की एक बैठक हुई और चीन के जो है शी जिनपिंग, उन्होंने उद्घाटन समारोह जब इसका था तो उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि फौरन जंगबंदी की जानी चाहिए। इजराइल से उन्होंने खबरदार किया इजराइल को कि फलस्तीन पर इस तरीके की बर्बरियत न करे और जंगबंदी फौरन कर दे जंगबंदी। तकरीबन ब्रिक्स के तमाम देशों ने इसमें साथ दिया और कहा कि ठीक है, जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन भारत यहां पर एक बार फिर से आज अलग थलग पड़ गया। ब्रिक्स के सारे देश ये मानते हैं कि इजराइल जबरदस्ती कर रहा है, इजराइल को यह नहीं करना चाहिए। ये सारे देश इस बात को मानते हैं कि 1948 से पहले, 1948-47 के दौरान यहूदियों ने घुसकर फलस्तीन में कब्जा करना शुरू किया। यह फलस्तीन एक अलग देश था। ये तमाम दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं, लेकिन भारत शायद ऐसा अब नहीं मानता है, पहले मानता था। इसीलिए हैरानी की बात है कि जो अनभक्तों की जबान होती है वही जबान, बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की थी। एस जयशंकर ने कहा, युद्ध विराम की तो उन्होंने बिल्कुल बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने यह कहा कि जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था उसके बाद इजराइल ने यह सब किया है। एस जयशंकर, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, सरकार का हिस्सा तो आप अभी कुछ सालों से बने हैं। क्या आपको नहीं पता फलस्तीन में पहले क्या था? क्या इजराइल का कोई नामो निशान था? क्या आप वाकई में यह मानते हैं कि 7 अक्टूबर से ही इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई, इससे पहले कुछ नहीं था? बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि युद्ध विराम पर यूएन के अंदर जब एक प्रस्ताव लाया गया था तो ज्यादातर देशों ने उसका समर्थन किया था, उस पर वोटिंग की, उस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए वोटिंग की थी ज्यादातर ने समर्थन में। लेकिन भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने दिखाने की कोशिश की थी कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और फलस्तीनी मरे अभी। तो भारत, जो ब्रिक्स के जो देश हैं, अब 11 से बढ़कर जो भी देश होंगे, 15-17 जो भी, भारत और इथोपिया वाहिद ऐसे दो देश। इथोपिया, आप सोचिए, भारत इथोपिया की श्रेणी में खड़ा है कि भारत और इथोपिया युद्ध विराम के साथ नहीं है, बाकी सारे लोग युद्ध विराम के साथ हैं। हालांकि एस जयशंकर ने यह जरूर कहा कि फलस्तीन के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल जो बर्बरियत कर रहा है, इस बर्बरियत पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आप अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, आप स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, आप जो पनाहगुज़ीन जो कैंप बने हुए हैं, शरणार्थी कैंप जो बने हुए हैं, आप उन्हें निशाना बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जंग को लेकर, युद्ध को लेकर जो कानून होते हैं, युद्ध के भी अपने अपने कानून होते हैं ना, कि भाई आप मस्जिद, मंदिर, इस तरह के धार्मिक स्थानों को निशाना नहीं बनाएंगे, आप अस्पतालों को निशाना नहीं बनाएंगे, आप आम शहरियों को, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। ये तमाम युद्ध के कानून होते हैं, लेकिन इजराइल इन तमाम कानूनों को नहीं मान रहा है।
भारत और कुछ अनबक ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, इस वजह से इजराइल ने बदला लिया। उसके पहले क्या हुआ वो शायद अनबक और भारत की सरकार के लोग शायद मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों बिल्कुल अनजान बन रहे इन मुद्दों पर। दूसरा, 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया उसमें जो इजरायली मारे गए बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है, चलिए आप ये मानिए। लेकिन उसके बाद से अब तक 13,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 6,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। क्या इन 6,000 बच्चे नन्हे मुन्ने जो 2 साल के 1 दिन के 1 घंटे का जो बच्चा था जिसको शहीद कर दिया गया, क्या आप उसे आतंकवादी मानते हैं? उन बच्चों को आप आतंकवादी मानते हैं? आप इजराइल में जो लोग मारे गए, जो हलाक हुए, जहन्नम रसीद हुए, उनके लिए आपका दिल दुख रहा है। लेकिन फलस्तीन के अंदर पिछले 1.5 महीने से लगातार जो 13,000 लोग शहीद हुए वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये बड़ा अजीब विचित्र तरीके से ये आपकी सोच है दोस्तों, कि इजराइल के बच्चों की आपको जान की उनकी जान की आपको परवाह है, फलस्तीन के बच्चों की जान की आपको परवाह नहीं है। ये कैसा आपका कानून है कि आप इजराइल के बच्चों को अलग निगाह से देख रहे हैं, आप फलस्तीन के बच्चों को अलग निगाह से देख रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है ये। और इसके अंदर एक और खबर यह आई कि हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की है अफ्रीका ने भी, और सिर्फ इथोपिया ऐसा था, क्योंकि आज भी जब करारदाद आई तो इथोपिया ऐसा देश था जिसने जंगबंदी पर अपना समर्थन नहीं दिया, और भारत ने अपना समर्थन, बाकी ज्यादातर देशों ने जो है वो अपना समर्थन दिया है। अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, उन्होंने कहा है कि इजराइल पर हमले और लोगों को बंधक बनाने के लिए हमास को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल की तरफ से जो जनसंहार किया जा रहा है उसे फौरन बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कल ही इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव को पास करा दिया गया। उसमें यह था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी इजरायली एम्बेसीज हैं उन्हें फौरन बंद कर दिया जाए। यह प्रस्ताव बाकायदा साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया दोस्तों, और कई ऐसे और भी देश हैं जिन्होंने इजराइल की एम्बेसियों को बंद कर दिया। इजराइल के जो एम्बेसडर्स अपने देशों में थे उन्हें वहां से वापस से भगा दिया। कई सारे देश ऐसे हैं, कुछ गिने चुने, भारत, इथोपिया, अमेरिका, कुछ गिने चुने देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ में खड़े हैं। लेकिन अब यह वक्त आ चुका है कि अब इजराइल और अमेरिका के भी अब शायद मेरे ख्याल से हाथ पैर फूलने लगे हैं। जंगबंदी का ऐलान किया कुछ घंटों के, कुछ दिनों के लिए, और वो भी हमास की शर्तों पर, फलस्तीन की शर्तों पर इजराइल को झुकना पड़ा। और कुछ शर्तें उसमें अलग अलग है जो मैं आज लाइव में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जंगबंदी हुई और क्या क्या शर्तें उसके अंदर है। लेकिन फिलहाल तो यह है कि भारत एक बार फिर से अलग थलग पड़ चुका है अपने दोस्त का साथ देने को लेकर। भारत के अंदर भले ही इस बात को लेकर बहस चल रही है कि मोदी को पनौती कहा, क्यों कहा, ये कहा, वो कहा। अनभक्तों और मोदी साहब और बीजेपी वालों, आपने जो गड्ढा खोदा था राहुल गांधी को पप्पू बोलकर, उसी गड्ढे में आज आप गिर रहे हैं। आपने मनमोहन सिंह को गूंगा बुढ़ा कहा था, रेनकोट पहनकर नहाने वाला कहा था, वो आपको याद नहीं आ रहा है? आज मोदी को किसी ने पनौती कहा, हालांकि तो राहुल गांधी ने नहीं कहा था। उस रैली में जनता के बीच में से किसी ने आवाज उठाकर कहा था पनौती, तब राहुल गांधी ने पूछकर उस पर कुछ कहा था। तो ये जो चीजें हैं कि आप जो बो रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि जब पेड़ बोया बबुल का तो उस पर आम कहां से आएंगे मोदी जी, ये आपको समझना होगा। तो आपने जो किया, और दूसरा पनौती वाली बात, कई मैसेज काफी वायरल हो रहे हैं कि आपको पनौती क्यों कहा जाता है। कई लोगों ने कहा कि आप नेतन्याहू से मिले तो नेतन्याहू को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, हार गए थे वो। आप ट्रंप से मिले तो ट्रंप हार गए। आप शिंजो एबे जापान वाले से मिले तो वो भाई भी रवाना हो गए अपनी कुर्सी से। तो यह आपके बारे में कहा जाता है। बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, आप उनसे मिले तो उन्हें भी अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। इससे पहले फ्रांस के जो थे राष्ट्रपति, आप उनसे मिले तो उनकी भी कुर्सी चली गई। तो आपको पनौती कहा जा रहा है, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। आप ही ने एक बड़ा तामझाम खड़ा किया था, ये तमाम जो घूम फिर कर आप ही की तरफ आ रहा है। और हुआ ये कि आपने अपने अनभक्तों से हर जगह कहलवाया कि भारत का डंका बज रहा है विदेशों के अंदर। तो आज ब्रिक्स में भी पता चल गया कि आपका कितना डंका बज रहा है, कितना घंटा बज रहा है। तो हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आप सरकार की गलत नीतियों पर आवाज नहीं उठा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने खुद की आने वाली नस्लों को बड़े खतरे में डाल रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।